हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम नावल रीड कर रहे हैं मेरे ख्वाब, रेज़ा रेज़ा। अब तक हमने देखा कि ज़ैनब और एहसन की मंगनी हो गई है और बीच में अब फ़रा आ गई है। फ़रा की मंगनी एक बहुत अमीर आदमी से हो गई है। फ़रा उसकी अमीरी के राग अलाप रही है और ज़ैनब के दिल को कुछ होता है तो वो आमना के पास आ जाती है। आमना से अपना दुख शेयर करती है तो आमना उसे समझाती है कि तुम उसे देखने की बजाय मेरी ज़िंदगी की तरफ गौर करो, मेरी ज़िंदगी से सबक सीखो और जो मिल रहा है उस पे सब्र शुक्र करो। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। दिन पर लगाकर उड़ रहे थे। वक्त इस कदर तेज़ी से गुजर रहा था कि ज़ैनब को कभी कभी घबराहट महसूस होने लगती थी। अम्मा की मसरूफियात तो इससे सवा थीं। सारा दिन वो क्या निकालती और क्या रखती थी, ज़ैनब को कुछ समझ में ना आया था। कभी वो सिलाई मशीन पर झुकी नज़र आती, कभी इसे दरवाज़ा लगाने का कहकर बाजार को निकल खड़ी होती। ज़ैनब से किसी भी किस्म का सलाह मशवरा वो गैर ज़रूरी ख्याल करती थीं। इनके ख्याल में ये सरासर इनका अपना सर दर्द था। ज़ैनब को परेशान होने या इन्हें परेशान करने की कतई ज़रूरत ना थी। शादी से कुछ दिन पहले ही सारे इंतज़ामात मुकम्मल होंगे इंशाअल्लाह, इन्होंने ज़ैनब से कहा था। खुदा ने चाहा तो अपनी बसात से बढ़कर दूंगी, तुम फिक्रमंद मत होना। ज़ैनब ने इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया था। खुद वो सारा सारा दिन फारिग बैठी न जाने क्या कुछ सोचा करती थी। कभी जी चाहता तो काम कर लेती, वरना यूं ही अम्मा के आसरे पर बैठी रहती। न जाने कैसे दिन थे वो, बोझल बोझल से, उदास उदास से। फिर इन्हीं दिनों फ़रा की शादी का बुलावा आ गया। फ़रा का भाई एक खूबसूरत चमकता हुआ कार्ड और साथ ही फ़रा का रुक्का दे गया। इसमें ज़ैनब को पूरा हफ्ता गानों में आने की ताकीद थी। साथ ही माइयों मेहंदी की तकरीबात का कार्ड भी था। शादी में चली जाना या ज़्यादा से ज़्यादा मेहंदी में, अम्मा ने कार्ड देकर कहा था। अगले महीने तुम्हारी अपनी शादी है। घर से ज़्यादा निकलना और हार श्रृंगार करना मुनासिब नहीं। रूप नहीं चढ़ता लड़की पर। फिर इतनी तकरीबात में शिरकत के लिए कपड़े कहाँ से लाओगी? ज़ैनब भी यही सोचकर खामोश हो रही। अगर फ़रा से पहले मेरी शादी हो जाती तब तो मैं ज़रूर हफ्ता भर पहले शिरकत करती, इसने सोचा। पहनने के लिए कपड़े भी ढेरों होते और आने जाने का मसला भी ना होता। एहसन के साथ मज़े से जाया करती। अपनी सोच पर इससे खुद ही बड़े ज़ोर की हंसी आई। वो बहुत देर तक इसी सोच से लुत्फ़ लेती रही। फ़रा की मेहंदी में शिरकत करने के लिए इसने अपना सफ़ेद शिफॉन का सूट मुंतखब किया था और शादी के लिए अपना सुर्ख बनारसी घरारा, जो 2 साल कबल अपनी मामूजाद की शादी में पहनने के लिए बस सद इसरार बनवाया था। देखे ना अम्मा, काला काला सा हो रहा है। गरारा अब इसकी नज़रों में पहले जैसा मुकाम बनाने से कासिर था। साफ लग रहा है बरसों पुराना है। फिर ये टिश्यू का दुपट्टा, जगह जगह चरके लगे हैं। गरारा अब तुम्हें काला लगे या पीला, पहनना यही है। एक दफ़ा का पहना हुआ जोड़ा भी नज़रों में नहीं समा रहा। पाई पाई करके बनवाया था ये मैंने, वो भी तुम्हारी ज़िद से मजबूर होकर। अब कम अज़ कम मैं तुम्हारे जहेज़ के लिए रखे हुए जोड़ों में से कोई जोड़ा निकाल कर देने से रही, जो कि तुम्हारी मंशा है। अम्मा ने बेहद साफ गोई का मुजाहरा किया था। वो ज़ुबान दांतों तले दबा कर रह गई। अम्मा ने दिल का चोर खूब पकड़ा था। इसकी निगाह इस गहरे जामनी रंग के जोड़े पर थी जिस पर अम्मा ने शीशों की खूबसूरत कढ़ाई करवाई थी। एक मर्तबा पहन कर रख देती अम्मा, वो मुनमनाई। कौन सा मैला हो जाएगा? नहीं, अम्मा का अंदाज दो टोक था। वो गहरा सांस लेकर रह गई। फिर वो दिल पर जबर करके अपने पुराने कपड़ों में तकरीबात में शरीक हुई। मेहंदी वाले रोज़ वो आमना को साथ लेकर आई थी। अकेली किस तरह आती? फ़रा इससे नाराज़ थी, लेकिन फिर इसकी मजबूरी को समझ गई। अहमर भी होंगे कल बारात में, इसने शरारत से ज़ैनब के कान में सरगोशी की थी। देखोगी तो कफ अफसोस मलोगी, कसम से। ज़ैनब ने इसके बाजू पर ज़ोर से चुटकी काटी। वो सी करके इसे घूरने लगी। बड़े से लाउंज में फ़रा के जहेज़ का सामान सजाया गया था। आलीशान फर्नीचर, कीमती बर्तन, एक से एक महंगा जोड़ा। ज़ैनब गौर गौर से एक एक चीज़ को कई कई बार देखती रही। हर शय वैसी ही थी जैसा कि ज़ैनब के ख्वाबों में थी।
اس کی تمام تمنائیں اس کے سامنے تھیں، لیکن کسی اور کے لیے تھیں۔ تمہارا سامان بہت اچھا ہے فرا، اس نے بڑے خلوص سے تعریف کی تھی۔ چل ہٹ، اس نے سر جھٹکا۔ فیصل کی چوائس پر یہ چیزیں کہاں پوری اترتی ہیں؟ ان کے بیڈ روم میں 2.5 لاکھ کا فرنیچر ہے۔ یہ سیٹ تو امی ابو نے یوں ہی خانہ پوری کے طور پر دے دیا ہے۔ ڈال دوں گی وہاں کسی خالی کمرے میں، اور کپڑے تو وہ ہوں گے جو کل بری میں آئیں گے۔ تم دیکھنا زینب، کام پر نظر نہیں ٹھہرے گی۔ میری پھپھی کی چوائس تو بڑی شاندار ہے۔ زینب نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سارے ساز و سامان کو دوبارہ دیکھا تھا۔ یہ چیزیں بھی فرا کے معیار پر پوری نہیں اتر رہی تھیں۔ وہ دل تھام کر رہ گئی۔ کتنا قیمتی سامان تھا نا فرا کا، اس نے واپسی پر آمنہ سے کہا تھا، اور فرا کہہ رہی تھی کل بری میں اس سے بھی شاندار چیزیں آئیں گی۔ چیزوں سے کیا ہوتا ہے زینب، آمنہ نے کسی گہری سوچ سے باہر آ کر کہا تھا، اصل میں صرف ایک ہستی کو اچھا اور شاندار ہونا چاہیے، باقی ہر شے ثانوی ہے۔ اب ایسا بھی نہیں، وہ بڑبڑا کر باہر دیکھنے لگی تھی۔ یہ آمنہ تو بالکل ہی عقل سے پیدل ہے۔ فرا بیاہ کر لاہور چلی گئی۔ زینب اس کی شادی کے بعد کتنے ہی دن گم سم سی رہی تھی۔ بار بار اس کے ذہن میں فرا کا خوشی سے چمکتا چہرہ آ جاتا۔ فرا کس قدر خوش تھی، وہ سوچتی، بقول اماں کے وہ چہرہ جو غازے سے نہیں اندرونی خوشی کے احساس سے چمک رہا تھا، اور پھر کیوں خوش نہ ہوتی وہ؟ کیا کمی تھی اسے جس کا احساس اسے ستاتا یا پریشان کرتا؟ اتنا سونا لائے تھے اس کے سسرال والے، پیلی ہو رہی تھی، پھر کپڑا ایک سے ایک، کیا شاندار بری آئی تھی فرا کی۔ میری پلکیں تو جھپکنا بھول گئی تھیں۔ مٹھائیوں اور میووں کا ڈھیر لگا دیا تھا ان لوگوں نے، اور عروسی لباس کی تو کیا ہی بات تھی، اسے پہن کر تو کوئی چمارن بھی پریوں کے دیس کی رانی لگنے لگے۔ فرا خوبصورت نظر آ رہی تھی تو کیا کمال کی بات تھی۔ کتنا شوق تھا مجھے، کس قدر جنون تھا، ایسی دیوانی تھی میں ایسے خوبصورت کپڑوں کی، ایسے بھاری گہنوں کی۔ وہ گہری سانس بھر کر سوچتی۔ زینب، اماں اس کے سر پر کھڑی اسے پکار رہی تھی۔ جی اماں، وہ بڑبڑا اٹھی۔ احسن کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا فرہندہ آج دوپہر آئے گی، اس کے ساتھ بازار چلی جانا۔ کون، میں؟ ہاں تو اور کون، اماں بنائیں، نہ جانے کن خواصوں میں رہتی ہو۔ فرہندہ کے ساتھ جا کر اپنی پسند کی 4 چیزیں لے کر آنا، وہ لوگ بری تیار کر رہے ہیں، تمہاری پسند کا خیال رکھنا چاہتے ہیں۔ نہ جانے کیوں اس کا دل جل کر رہ گیا۔ میری پسند، اس نے سر جھٹک دیا۔ میری پسند کو تو وہ لوگ رہنے ہی دیں اماں، تو بہتر ہے۔ میں چیزیں پسند کروں 1000 کی اور ہو کہیں 100 کی، اچھا لگے گا؟ اماں رک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تو بیٹی، تم اپنی اوقات میں رہ کر شے پسند کرنا، اپنی اوقات یاد رکھو گی تو کبھی بھی 1000 یا لاکھ کی بات نہیں کرو گی۔ اماں کا جواب ان کے اندرونی کھولن کا مظہر تھا۔ انہیں یقیناً زینب کی بات سخت بری لگی تھی۔ ٹھیک ہے پھر، مجھے اور میری اوقات کو ایک طرف پڑا رہنے دیں، جا کر فون کر دیں انہیں، میں نہیں جاؤں گی ساتھ، جو خریدنا ہو خود پسند کر کے خریدیں۔ وہ چپلیں پہنتی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ یہ اماں بھی بس میرا ہی دل چلانے کی قسم کھا کر بیٹھی ہیں، بات بے بات مجھے میری اوقات یاد دلاتی رہتی ہیں۔ کون سا میں اپنے ہاتھوں سے اپنا نصیب لکھ کر لائی ہوں؟ وہ کچن میں آ کر چیزوں کی اٹخ پٹخ کرتی رہی، بڑبڑاتی رہی۔ ایسا لگتا ہے میں سوتیلی ہوں اور وہ چند دن کا شناسا ان کا سگا ہو گیا ہے۔ بیٹا بن کر بھی بہت چاند لگا دے گا۔ نہ جانے اماں نے باہر سے اس کی بڑبڑاہٹ سنی یا نہیں، لیکن اس دن فرہندہ باجی سے لینے نہ آئیں۔ وہ لاشعوری طور پر ان کی آمد کی منتظر رہی۔ اماں نے نہ جانے کیا جواب دیا ہوگا انہیں۔ رات جب غصہ پوری طور پر اتر گیا، اس نے ٹھنڈے بستر پر لیٹ کر سیاہ آسمان کو تکتے ہوئے سوچا، کہیں میرے غصے کی بابت نہ بتا دیا ہو۔ کیا سوچیں گے وہ، مجھے کیوں غصہ آ جاتا ہے، میں کیوں مکمل سمجھوتا نہیں کر پاتی، کیا شے ہے جو مجھے اکساتی رہتی ہے۔ وہ نیند
ना आने तक परेशान मुज़म्मल सोचों का शिकार रही। दूसरे दिन वो चला आया। वो अम्मा की हफ्की के ख्याल से अंदर बैठी एक दुपट्टे को किरण टांक रही थी। वो बड़ी खामोशी से अंदर आकर इसके सामने बैठ गया। ओह आप? इसे मुकाबिल पाकर वो लम्हा भर को सख्त कंफ्यूज हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? वो संजीदा था। कुछ भी नहीं, ये ज़रा सिलाई वगैरह का काम। इसने दुपट्टे का गोला सा बनाकर एक कोने में ठूंस दिया। आप कब आए? बस अभी। ज़ैनब ने नज़र उठाकर देखा। अम्मा ने यकीनन इसके ख्यालात की तरसील का काम सरअंजाम दे दिया था। इसके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। वो निचला होंठ चबाता किसी सोच में गुम था। कुछ परेशान मालूम होते हैं? इसने डरते डरते पूछा। नहीं, इसने सर झटका। परेशानी किस बात की? परेशानी तो इससे होती है जो कुछ छुपाता है, पोशीदा रखता है। हाइफ तो वो हो जिसने किसी बात की पर्दापोशी की हो। मैंने तो तुमसे कुछ नहीं छुपाया था ज़ैनब। जो हूँ जैसा हूँ साफ साफ खुद को तुम्हारे सामने रख दिया था। जी जी। फिर तुम्हारे रवैये का ये मद्दोजज़र मेरी समझ से बालातर है। एक फ़ैसला कर लो ज़ैनब, फिर इस पर कायम रहना भी सीखो। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। इसकी हफ्की से ज़ैनब को घबराहट होने लगी। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो कल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने अम्मा से कहा। अब कम अज़ कम झूठ तो मत बोलो, वो यकायक ठंडे लहजे में बोला था। गलती करके इसे तस्लीम करना भी बड़ी बात है। अम्मा ने कल फ़ोन करके मुझे सब कुछ बता दिया है। वो सब कुछ जो तुमने कहा, जिसकी बना पर तुमने फ़रखंदा आपा के साथ जाने से इनकार किया। वो नज़रें झुकाए हथेलियाँ आपस में मसलती रही। दूसरों के रोशन महल देखकर अपनी झोंपड़ी में आग नहीं लगा लेते ज़ैनब। फिर वो बड़ी नरमी से बोला। दूसरों की खुशियाँ देखकर इन पर खुश होना सीखो। रंजीदा होगी तो अपनी छोटी छोटी खुशियाँ भी गारत कर लोगी। मैं किसकी खुशियों पर रंजीदा हूँ? इसे ये बात सख्त बुरी लगी। आप खुदा जाने क्या समझ रहे हैं और क्या कह रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठीक समझ रहा हूँ और जो कह रहा हूँ दुरुस्त कह रहा हूँ। तुम तजाहल आरफाना से काम लो तो और बात है। अच्छा बाबा, इसने रुख मोड़ लिया। मुझे परेशान ना करें। तुम्हारा ये रवैया मुझे परेशान कर रहा है ज़ैनब। इसने ठंडी सांस भरी थी। इस कदर बचकाना सोच के साथ तुम ज़िंदगी को कैसे बरत पाओगी? ज़ैनब चंद लम्हे इसे देखती रही। वो बेहद मुस्तरब और उलझा उलझा लग रहा था। ज़ैनब की आंखों में नमी उतर आई। वाकई वो बेहद बचकाना सोच की हामिल थी। यूं पल पल बदलते ख्यालात किसी बालिग बाशऊर इंसान के तो नहीं हो सकते थे। आई एम सॉरी एहसन, वो बिलाहिर बोली थी। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको दुख दिया। मुझे न जाने क्या हो जाता है। मैं खुद समझ नहीं पाती कौन सा नफ्सियाती प्रॉब्लम है मेरे साथ, कौन सी तशनगी है मेरे अंदर। वो चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। एहसन मज़ीद परेशान हो गया। ज़ैनब, ज़ैनब प्लीज़, क्या हरकत है ये? खामोश हो जाओ प्लीज़। अब बस भी करो। वो कुर्सी से उठकर इसके करीब आ बैठा। बताओ मुझे क्या मसला है, बताओ। देखो मैंने वादा किया था ना तुमसे कि तुम्हारी खुशियों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। कुछ अरसा मेरी मजबूरियों का साथ देना होगा। और तुमने वादा भी किया था। फिर ये सब क्या है? ज़ैनब दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ करने लगी। अम्मा भी मुझे समझ नहीं पाती, नाराज़ हो जाती हैं मुझसे। अगर आपने भी अम्मा वाला रवैया इख्तियार किया तो मैं मर जाऊंगी। वो धमकी हमें इस लहजे में बोली थी। या अल्लाह, वो बेबसी से बोला। यानी चत भी तुम्हारी और पट भी? जी हाँ, बस जब मुझ पे ये पागलपन सवार हो तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया करें। कोई मुझे नहीं समझ सकता, मैं खुद ही समझाती हूँ अपने आप को। अच्छा, वो मुस्कुरा दिया। तो उतर गया भूत जो सवार था कल से? जी हाँ, वो साफ गोई से बोली। असल में फ़रा की शानदार चीज़ें देखकर मेरे अंदर के खला चीखने लगे थे। अक्सर ऐसा हो जाता है, फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। क्या चीज़ें थीं फ़रा की? वो बकौर से देखने लगा। कुछ नहीं, इसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया।
बस वही कपड़े गहने। इसे अब वाकई नदामत हो रही थी। क्या सोचता होगा वो इसके बारे में? कितनी बुरी नीयत थी इसकी, किस कदर मादत परस्त थी वो। दूसरों की खुशियों से जलने वाली, हसद करने वाली, स्याह दिल की मालिक। आप दिल पर ना लीजिएगा। फिर वो घबरा कर बोली थी, मैं कभी कभार यूं ही पागलों की सी बातें सोचती हूँ, लेकिन ये वक्ती कैफियत होती है। मैं फरा से जेलस नहीं हूँ, मैं किसी से भी जेलस नहीं होती। वो तो मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है, बस कभी कभार ही। फिर इसने एहसन की तरफ बेबसी से देखा। वो अपने जज्बात की तर्जमानी से कासिर थी। बस फिल वक्त वो ये चाहती थी कि एहसन इससे बदगुमान ना हो जाए। एहसन निगाहों में नरमी और हमदर्दी के जज्बात लिए इसे देख रहा था। एहसन एहसन मैं इट्स ऑल राइट ज़ैनब, वो आहिस्तगी से बोला। शायद मैं समझ रहा हूँ जो तुम कहना चाहती हो। सारी उम्र तुम्हारे साथ गुजारने का फ़ैसला किया है, चंद लम्हों की बात नहीं। मैं अगर तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? ज़ैनब ने तशक्कुर भरी नज़रों से इसकी जानिब देखा। इसके दिल का बोझ एहसन की बात सुनकर कुछ हल्का हुआ था। चाय बनाऊँ आपके लिए या खाना खाएंगे? वो किसी गहरी सोच में गुम था। इसे देखकर मुस्कुराया। ना चाय ना खाना, अभी चलता हूँ, एक ज़रूरी काम है, वो बड़ी आहिस्तगी से कहकर वो उठकर कमरे से निकल गया था। चंद दिन बड़े दबे पाँव निकले थे। कोई बात खिलाफ मामूल ना हुई थी। ज़ैनब एक बार फिर सारी बातों को फरामोश करके अपनी तैयारियों में मगन हो गई थी। इस रोज़ वो अम्मा के साथ बड़े संदूक से कुछ चीज़ें निकलवा रही थी जब एहसन आया। बड़ी मसरूफियत है माँ बेटी की, वो खुश दिली से मुस्कुरा रहा था। ज़ैनब को वो आम दिनों की निस्बत ज़्यादा खुश और ताज़ा दम नज़र आया। आप कहाँ से इतने खुश खुश आ रहे हैं? इसने कदरे तजस्सुस से पूछा था। बताऊंगा, इतनी जल्दी भी क्या है? वो हंस दिया। पहले चाय का, रोटी या पानी का तो पूछो। बैठो बेटा, पहले आराम से बैठ तो जाओ। आने वाले चाहे सारी उम्र खड़ा खड़ा बातें करता रहे, ये लड़की किसी को बैठने का नहीं कहेगी। अम्मा ने इसे घूरा था। आजकल अम्मा इसे बात पे बात टोकती और डांटती थी। बेजा लाड प्यार करने वाली माँओं की तरह इन्होंने इतने बरस इसके नाज नखरे उठाने में गुजार दिए थे। अब आखिर वक्त घबरा घबरा कर इसको ज़रा ज़रा सी बात पर टोकती थी कि कहीं इनकी तरबियत पर कोई हरफ ना आ जाए। ज़ैनब का मुंह फूल गया। इसके आते ही अम्मा इसकी सुतीली माँ का रूप धार लिया करती थीं। एहसन मुस्कुराता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। मैं दाल बघाड़ लूँ और चंद फुलके उतार लूँ। ज़ैनब, तुम जब तक बच्चे को पानी पिलाओ। कैसा हब्स है, न जाने कहाँ से थका हारा लौटा है। अम्मा कहती हुई कमरे से निकली थीं। अम्मा के जाने के बाद वो शरारतन इसे देखने लगा। ज़ैनब खामोश बैठी होंठ काटती रही। इसके आते ही अम्मा से झाड़ पड़ गई थी। इसे गुस्सा आ गया था। लड़की, अम्मा ने कुछ कहा है तुमसे, पानी पिलाओ। वो यकीनन इसे मज़ीद गुस्सा दिलाने के मूड में था। खाने के साथ पानी भी होगा, पी लीजिएगा। वो भी इसे चढ़ाने की कोशिश करने लगी। लड़की, बड़ी बदतमीज़ हो तुम। अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। इसने बेनियाजी से शाने उचकाए। एहसन को हंसी आ गई। मैं तुम्हारी तरह उजलत पसंद और मतलून मजाज नहीं हूँ। वो कदरे संजीदगी से बोला। एक मर्तबा जो फ़ैसला करता हूँ सोच समझ कर फिर सारी उम्र फ़ैसले पर कायम रहता हूँ। और ज़िंदगी कोई खिलौना नहीं है मिस ज़ैनब शाह। इससे यूं बच्चों की तरह खेला नहीं करते। जब एक फ़ैसला कर लेते हैं फिर वक्त नहीं रहता सोचने का, गौर करने का, जांचने का। वक्त फ़ैसला करने से पहले होता है। कभी हाँ कभी ना, ये मेरा दस्तूर नहीं। आप दानिस्ता मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, वो तब कर बोली थी। मैंने तो यूं ही मजाक में एक बात कही थी। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा, एक पते की बात बता रहा हूँ। तुम अपनी सोच पर कायम नहीं रहती। ये गैर मुस्तकिल मिजाजी तुम्हारी सबसे बड़ी खामी है। ज़ैनब ने खामोश रहना बेहतर समझा। चंद लम्हे वो इसे इसके तासुरात को बगौर देखता रहा। फिर जेब से एक लिफाफा निकाल कर इसके आगे डाल दिया। ज़ैनब चौंकी थी। ये क्या है? खोल कर देख लो।
ज़ैनब ने लिफाफे के अंदर झांका। हज़ार हज़ार के कई नोट थे। वो बुरी तरह से हैरान हो गई। ये क्या है? किस लिए? ये 1.5 लाख रुपए हैं। वो बड़ा पुरसुकून था। और तुम्हारे लिए है। कल फरहंदा आप आएंगी, इनके साथ जाकर शॉपिंग कर लेना। इन पैसों में जितने कपड़े, जेवरात और दूसरी अशिया आ सकें खरीद लेना। ज़ैनब एक सन्नाटे में रह गई। बहुत देर तक वो कुछ भी बोलने के काबिल ना रही थी। ये रुपए मैंने अपना घर ख़रीदने के लिए पसे अंदाज किए थे। सोचा था 1-2 साल में मज़ीद रकम का इंतज़ाम करके एक छोटा सा घर ख़रीद लूँगा। कम अज़ कम अपनी मलकियत तो होगी, फिर किराए से भी जान छूटेगी। लेकिन है, ज़िंदगी में दूसरी बहुत सी बातें भी अहमियत रखती हैं। मैंने तुमसे वादा किया है ज़ैनब, तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी पूरी करने का, तुम्हारी हर ख्वाहिश का पास रखने का। मैं ये दावा नहीं करता कि चांद तारे आसमान से तोड़ लाऊंगा या कहकशा तुम्हारे कदमों तले बिछा दूंगा, लेकिन जहाँ तक मेरी रसाई हुई वहाँ तक तुम्हारी खातिर ज़रूर जाऊंगा। मैं ये तो नहीं कहता कि इन थोड़े से रुपयों से तुम बहुत कीमती चीज़ें खरीद लोगी, लेकिन फिल वक्त मेरी बसात यही है। जो कुछ पास था तुम्हारे आगे लाकर रख दिया है। अब कम अज़ कम तुम्हें अपनी सहेलियों से शर्मिंदगी नहीं होगी। इतना सामान तो आ जाएगा ना इन पैसों से? ज़ैनब को अपने गाल गर्म होते महसूस हुए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था एहसन। चलो, वो मुस्कुरा दिया। तुम्हारी नहीं, इसमें मेरी ही खुशी समझ लो। तुम ये रुपए खर्च करोगी तो मुझे खुशी होगी। अब ये लिफाफा उठाकर रख दो। अम्मा को मेरे जाने के बाद बताना, वरना वो मुझे और तुम्हें दोनों को डांटेंगी। ज़ैनब ने जल्दी से लिफाफा बिस्तर के नीचे कर दिया। इतने सारे रुपए यूं बैठे बिठाए इसके हो गए थे। वो अपनी पसंद की बहुत सारी चीज़ें खरीद सकती थी। इस ख्याल से इसका दिल बेकाबू हुआ जा रहा था। और इसके चेहरे के बदलते रंग, इसका जोश, इसकी मुस्कुराहट एहसन अयाज से बहुत कुछ कह रही थी। दूसरे दिन वो सवेरे ही उठ गई थी। आज इसे अपनी शॉपिंग के लिए जाना था। इस तसव्वुर ने रात को कितनी ही बार उठकर घड़ी देखने पर मजबूर किया था। कितना शौक था इसे अपनी शादी की खरीदारी आप करने का। रात भर इसने कितनी ही चीज़ों की लिस्ट जहन में तैयार कर ली थी। कितने ही परफ्यूम्स थे जिनके नाम सहेलियों से सुन सुनकर हाफजे में बिठाए हुए थे कि शायद कभी किस्मत यावरी करे और वो इन्हें खरीद सके। कितनी तरह की चीज़ें थी, कैसा कैसा साजो सामान सजा हुआ था। दुकानों पर वो बाजार जाती तो दिल महसूस कर रह जाती थी। न जाने कब वो भी इन दुकानों में जाकर वो सामान खरीद सकेगी। आज का दिन तो ईद का दिन महसूस होता था। इसके पास बहुत से हज़ार हज़ार के नोट थे और एक लंबी लिस्ट थी। बारहा इसने तसव्वुर में एहसन की तस्वीर को हज़ार सलाम किए थे। इसकी बेपनाह मोहब्बतों पर इजहार तशक्कुर किया था। इसके बेपाया हलूस पे तहे दिल से ममनून हुई थी। कितना अच्छा था वो और कितनी काबिल सताइश थी इसकी मोहब्बत। क्या दरिया दिल पाया था इसने। ज़ैनब, खैर है बेटी? अम्मा ने इसे नहा धोकर तैयार होते देखा तो हैरत से पूछा, ये आज सूरज किधर से निकल आया है? सवेरे उठ भी गई हो, कंघी चोटी भी की है। अम्मा, वो जन्म गई। फरहंदा अब आएंगी, इनके साथ बाजार जाना है, कल एहसन कह गए थे। अच्छा। अम्मा को मज़ीद ताजुब हुआ। लेकिन इस रोज़ तो तुम साफ इनकारी हो गई थी। एहसन ने कल मुझसे मज़ीद कोई बात नहीं की इस सिलसिले में, सिर्फ तुमसे ही कह गया है। वो तो ऐसी कोई बात नहीं, मुझसे तो वो पहले ही इजाज़त ले चुका था। लेकिन ये तुम्हारा दिमाग कैसे ठिकाने पर आ गया? राज़ी हो गई तुम चंद 100 की चीज़ें खरीदने पर? ऐसी भी बात नहीं, वो बुरा मान गई। एहसन कल मुझे 1.5 लाख रुपए देकर गए हैं। हाय, अम्मा को सकता हो गया था। कितना? 1.5 लाख? जी हाँ, वो मज़ीद इतराई। आपने तो अम्मा कभी कहा मुझसे कि चलकर एक आध जोड़ा अपनी पसंद का भी ले लो। कभी पूछा नहीं कि ज़रूरत की क्या क्या चीज़ें चाहिए। हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से लाई। वही बरसों पुराने, सदियों पहले के जोड़े
बक्से से निकालकर जहेज़ बना डाला। एहसन ने इतना ख्याल रखा मेरी पसंद का, अपनी पसे अंदाज की हुई रकम लाकर मुझे दी है कि मैं अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकूं। हालांकि ये रकम इन्होंने घर बनाने के लिए जमा की थी, फिर भी महज मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इन्होंने सारे पैसे मुझे ला दिए। और चली हो तुम गारत करने इस गरीब की बरसों की कमाई। अम्मा यकायक आग बगोला हो गईं। हाय ज़ैनब, कहाँ घास चढ़ने गई है तुम्हारी अक्ल? क्या छलनी लेकर पहुँच गई थी अक्ल बढ़ते वक्त? अब इसमें भी कोई एतराज़ है आपको? वो अम्मा का शदीद रद्द-ए-अमल देखकर कुछ घबरा सी गई। मैंने थोड़ा ही कुछ कहा था इनसे, वो तो खुद ही दे गए अपनी मर्ज़ी से। हाँ, ये बेवकूफ़ी मैंने ही की। अम्मा ने सर पकड़ लिया। मैंने ही इसे कह डाला वो सब कुछ जो उस रोज़ तुम बक रही थी। वो गरीब शर्मिंदा होकर अपनी बरसों की कमाई उठा लाया। अरे 1.5 लाख ले लिए तूने इस बच्चे से जो जहेज़ ले जा रही हो, वो 150 का भी है, वो कमो कीमत बेमुशर्रफ सामान। अम्मा, अम्मा, खुदा का वास्ता है आपको हर वक्त के ताने ना दिया करे मुझे। क्या हो गया है आपको? कहाँ तू जान छिड़कती थी मुझ पर और अब ज़रा ज़रा सी बात पर कोसने बैठ जाती है। मैं खुद तो नहीं गई थी इनसे पैसे मांगने, वो अपनी खुशी से देख कर गया है। इसकी आंखों में आंसू भर आए। ज़ैनब मेरी बच्ची, अम्मा ठंडी सांस भरकर इसे देखने लगीं। मैं खुदा न खास्ता क्यों कोसने लगी तुझे? ज़ुबान न जलेगी मेरी? मेरी जान इधर आ, पास आ मेरी कम अक्ल बेटी। वो आंसू पोंछती इनके करीब चली आई। देखो मेरी बेटी, माँ हूँ मैं तुम्हारी। ये यकीन कर लो कि जो कहूँगी जो करूँगी वो तुम्हारी बेहतरी के लिए होगा। मेरी उम्र भर की कमाई हो तुम, मेरी तो सांस अटकी है तुम में। मैं बुरा सोच सकती हूँ तुम्हारा? चंद दिनों में सुतीली हो गई हूँ मैं। वो फूट फूट कर रो दी। और वो सब कुछ हो गया है आपका, जिसे कुछ अरसा पहले जानती तक ना थी आप। ना मेरी बच्ची ना। अम्मा ने इसका सर सीने से लगा लिया। वो मुझे अजीज़ है, बहुत अजीज़ है, मगर इसलिए कि वो तेरा ही मुस्तकबिल है। इसके लिए दुआएं करती हूँ तो ख्यालों में तू होती है। इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आती? फिर क्यों बात बेबात डांटती हैं? वो आते हैं तो एकदम से रवैया बदल जाता है आपका, सिर्फ तेरे भले की खातिर, सिर्फ इसलिए कि दूसरे घर बेचने से पहले चंद बातें ज़िंदगी गुजारने की सिखा सकूं तुझे। अम्मा आबदीदा हो गईं। कुछ गृहस्थी आ जाए तुझे, ये याद बहुत देर से आया है मुझे। उम्र भर ऐसा रखा तुझे जैसे मुर्गी अंडों से निकले बच्चों को परों तले दबा कर रखती है। ये ख्याल ही ना आया कि पराए घर भी जाएगी। कभी सोचा ही नहीं कि खुद से जुदा भी करना होगा। अब ये ख्याल आया है तो कैसी मुस्तरब हो जाती हूँ मैं। हर लम्हा घबराती हुई रहती हूँ, यही सोचकर तंग करती रहती हूँ कि कल कला को कोई ये ना कह दे कि माँ ने अपनी बेटी को कुछ सिखाया नहीं। हुस्न शक्ल सूरत तो खुदा की देन है, तरीका सलीका सिखाना तो माँ का काम है मेरी बच्ची। बस यही फ़िक्र खाए जाती है मुझे। इसी उलझन में तुझसे भी उलझ पड़ती हूँ। अब अक्ल किसी दुकान पर तो बिकती नहीं, वरना खुद को बेचकर भी खरीद लाती तेरे लिए। ज़ैनब ने भीगी भीगी पलकें उठाकर कतरे हफ़की से माँ को देखा। अब ऐसी भी बेअक्ल नहीं हूँ मैं। आप तो मुझे चंद बरस की बच्ची ख्याल करती हैं। मैं बड़ी हो गई हूँ अम्मा। कहाँ हुई है बड़ी? अम्मा बुड़बुड़ाई। कद निकल आने से आदमी बड़ा नहीं बन जाता। अक्ल, शऊर, तजर्बा, बहुत सी बातों की ज़रूरत होती है, और तुम्हारे पास तो कुछ नज़र नहीं आता। अरे बेटा, इससे रुपए लेते लाज ना आई तुम्हें? अपनी माँ की इज्जत का ख्याल ना आया? कुछ तो भरम रखे इंसान। इसने दिए, तुमने मुंह उठाकर ले लिए। क्या वक़्त रह गई होगी इसकी नज़रों में तुम्हारी और मेरी? ऐसे बदनीयत बेलिहाज लोग हैं हम। ऐसी अक्ल की बात करती हो? अम्मा, बरी लाना तो दुनिया का रवाज है।
میں نے نیا تو نہیں نکالا یہ دستور، بری تو ان لوگوں نے تیار کرنی ہے، روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے اس میں، وہی روپیہ اگر وہ مجھے دے گئی تو اس میں کیا برائی ہے؟ آخر میری شادی ہے اماں، میرے بھی کچھ ارمان ہیں، کچھ شوق ہیں، اگر میں 4 چیزیں اپنی پسند سے خرید لوں گی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ وہ ان سے علیحدہ ہو کر قدرے ناراضگی سے بولی تھی۔ اماں بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ لیکن یہ روپے اس نے تمہاری خریداری کے لیے جمع نہیں کیے تھے زینب، وہ ضد ہو گئی تھی۔ ان سے گھر بنوانا چاہتا تھا وہ، اور کس کا ہوگا وہ گھر؟ تمہارا ہوگا پاگل لڑکی، تمہارا۔ 4 فضول چیزیں خرید کر تمہارا شوق پورا ہو جائے گا، اور چند دن گزریں گے ان چیزوں کا نام و نشان نہ رہے گا۔ میں زیور خریدوں گی اماں، وہ اطمینان سے بولی۔ سونا تو عورت کی شان ہے، ساری عمر کا ساتھی ہے، سیکیورٹی ہے عورت کی، کوئی فضول خرچی نہیں کروں گی۔ گھر تو ہر عورت کی اولین ترجیح ہوتا ہے بیٹی، ساری عمر کرائے کے گھر میں گزار کر بھی یہ بات تیری سمجھ میں نہ آ سکی۔ اماں جیسے ہار مان کر بولی تھیں۔ شادی کے بعد میں سب سے پہلے اپنا گھر بنواؤں گی اماں، وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ بس اس مرتبہ مجھے اپنا شوق پورا کرنے دیں۔ اماں نے پلکیں جھپکا کر آنکھوں کی نمی چھپائی تھی۔ جس قدر خود وہ بازار گئی تھی، اتنی ہی اداس اور ناخوش لوٹی تھی۔ اتنی مہنگائی کا تو اس نے کبھی تصور ہی نہ کیا تھا۔ ہر شے کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے ہینڈ بیگ میں رکھا لفافہ اچانک ہی ہلکا اور بے قیمت ہو گیا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ جتنی چیزوں کا ارمان اس کے دل میں تھا، انہیں خریدنے کے لیے تو 10 لاکھ بھی ناکافی تھے۔ جولر کی دکان پر اسے جو سیٹ پسند آیا وہ 45,000 کا تھا۔ زینب کا سانس اس کی قیمت سن کر ہی رکنے لگا تھا۔ بمشکل اس نے ایک نسبتاً ہلکا سیٹ اور 4 چوڑیاں پسند کی تھیں، اور سخت قبیدہ خاطر ہو کر دکان سے نکلی تھی۔ فرخندہ آپا کا موڈ بھی آف تھا، ان کے رویے میں ایک تناؤ سا تھا۔ پرسوں احسن نے مجھے 20,000 روپے دیے تھے کہ میں تمہیں شاپنگ کرا لاؤں، انہوں نے صبح اس سے کہا تھا، اور آج وہ تمہیں اتنے پیسے دے گیا ہے؟ یہ 2 دن کے اندر تم دونوں کے درمیان کیا صلاح مشورے ہو گئے؟ زینب نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا، بلکہ اسے سخت غصہ آیا تھا۔ وہ کون ہوتی ہیں موڈ آف کرنے والی؟ احسن ہوا اسے کتنا ہی پیسے دیتا، یا ان دونوں کے درمیان کوئی صلاح مشورہ ہوا ہوتا، انہیں اس سے یوں استفسار کرنے کا حق کس نے دیا تھا؟ وہ احسن کی مالک مکان تھی، پڑوسی تھیں، اور ان کے درمیان ایک لحاظ اور محبت کا رشتہ تھا، اور بس۔ وہ تو اس طرح منہ بنائے ہوئے تھیں جیسے وہ اس کی ساس ہوں۔ وہ ان سے بے پرواہ اپنی پسند کی اشیاء کی خریداری کرتی رہی۔ فرخندہ آپا البتہ اس سے یوں بے پرواہ نہ رہ سکیں۔ ہر جگہ، ہر دکان پر اسے سمجھانے کی ایک آدھ کوشش انہوں نے ضرور کی تھی۔ کئی دکانوں پر انہوں نے لڑ جھگڑ کر چیزوں کی تقریباً آدھی قیمت کروائی تھی، ورنہ زینب میں بھاؤ تاؤ کرنے کا اتنا شعور تھا نہ حوصلہ۔ عروسی لباس اس نے 22,000 کا پسند کیا تھا۔ زینب، ان ناپائیدار چیزوں پر اتنے پیسے نہ اٹھاؤ، فرخندہ آپا نے دبے لفظوں میں کہا تھا۔ یہ لباس تو آدمی ایک آدھ مرتبہ ہی پہن پاتا ہے، کیا فائدہ یوں خون پسینے کی کمائی ضائع کرنے سے؟ یہ تو ان کے شوق ہیں جن کے پاس حرام کا روپیہ ہوتا ہے۔ زینب کو ان کی بات سخت بری لگی۔ وہ ہر جگہ احسن کی کمائی کا ذکر یوں کر رہی تھی جیسے وہ ہی احسن کی سب کچھ ہوں، حالانکہ چند روز بعد وہ اس کی بیوی بننے والی تھی، اس کی کمائی کی بلا شرکت غیر حقدار ہونے والی تھی۔ اس نے وہی لباس خریدا، ہر چند کہ اس کی ضد اور پسند سے مجبور ہو کر فرخندہ آپا نے دکاندار سے نہایت لمبی چوڑی بحث کے بعد اس کی قیمت تقریباً آدھی کروائی تھی۔ وہ دونوں واپس ہوئیں تو زینب کے پاس نہایت قلیل رقم بچی تھی، وہ بھی فرخندہ آپا نے مزید کئی خرچے گنوا کر بچائے تھے، ورنہ زینب کا ارادہ خالی ہاتھ لوٹنے کا لگتا تھا۔ احسن کے پاس کچھ نہیں بچا ہے، انہوں نے کہا تھا، اور ابھی کرنے والے تقریباً سارے کام پڑے ہیں، یہاں سے کچھ بچا کر لے چلیں گے تو اس کا بوجھ ہلکا ہوگا۔
बदिल न हौसता इसने कई चीज़ों पर से हाथ उठा लिया था। सबसे ज़्यादा अफसोस इसे अपनी पसंद का परफ्यूम ना खरीदने पर हुआ था। क्या करोगी इतना महंगा परफ्यूम खरीद कर? फरहंदा आपा ने शीशी इसके हाथ से लेकर वापस रख दी थी। बाद में एहसन दिला देगा। वो हसरत से बार बार शीशी को देखती ही रह गई थी। इसके कॉलेज की सबसे अमीर लड़की यही खुशबू रोज़ाना खुद पर उंडेल कर आती थी। ज़ैनब बार बार इसके करीब से गुजरती और इस खुशबू को अपने अंदर उतारती। इस खुशबू का नाम इसने कब से याददाश्त में महफूज किया हुआ था और आज भी वो नामुराद ही रह गई थी। आज जबकि इसके पास इतनी रकम भी थी। एहसन खुद ही साथ आते तो अच्छा था। ये कफ़ायत शार बेगम न जाने क्यों मेरे साथ कर दी हैं। खड़ी हो जाती हैं हर जगह बहस करने। वो वापस लौटी तो खुश न थी। जो चीज़ें खरीद कर लाई थी इनकी खुशी रह जाने वाली चीज़ों के अफसोस तले पड़ी कराह रही थी। हाय, आज भी नामुराद ही लौटी। क्या क्या सामान खरीदना था और इतनी सी रकम। वो मुसलसल यही सोच रही थी। इधर अम्मा ने सामान देकर सर पीट लिया था। बस यही चीज़ें, बस यही कुछ खरीदा? हाँ तो लाख रुपए में पूरी मार्केट तो उठाकर लाने से रही। वो कदरे हफ्की से बोली थी। आपकी बेटी की तबीयत में तो बहुत बचपना है अम्मा, फरहंदा आपा दबे लहजे में बोली थी। अम्मा इनसे नज़रें चुरा कर रह गईं। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी का अब नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।